गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं कल वाला पार्ट पूरा कंटिन्यू कर रही हूँ, तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखिएगा और प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ क्या मिस्टेक हुई है मेरे से मेरी लाइफ में कि मैं इतना बड़ा धोखा खा के बैठी हुई हूँ। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सीख ले सकें। और ख़ास तौर से लड़कियां जो मैट्रिमोनियल साइट पे जाती हैं और ऐसे बेवकूफ़ बन जाती हैं। और ऐसा नहीं है, कई लड़कियां भी ऐसा कर रही हैं, मैट्रिमोनियल साइट पे लड़कों को भी बेवकूफ़ बना रही हैं। तो मतलब मैं तो यही चाहूँगी कि बस ये ख़ास तौर से मैंने वीडियो इसलिए सबके सामने लेके आई कि लोगों को पता चले कि मैट्रिमोनियल साइट पे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, 99% लड़के लड़कियां वहाँ पे फेक होते हैं। जो फेक प्रोफाइल बनाते हैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और पैसा लूटते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से अवेयर होने के लिए मैंने ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोग वीडियो देखिए पूरा। चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, पूरा कंटिन्यू करिए आप लोग। जब वो 4-5 महीने बाद आया उसने मकान के लिए यहाँ देखने, तो मकान उसने देखा यहाँ पर, लेकिन देख के और फाइनल नहीं किया और बोला कि मैं अपने सीए से बात करूँगा और आके आपको बताऊँगा। तब वो चला गया। फिर क्या हुआ, एक दिन की बात है, मैं उससे बार बार फ़ोन पे बोलती कि अब कुछ तो करो क्योंकि इतना टाइम हो चुका है शादी को, 5-6 महीने हो चुके ना, आप मुझे ले जा रहे हो। और लोग बार बार मतलब पेरेंट्स को परेशान करते हैं, लोग बोलते हैं कि लड़की की शादी करी तो लड़की गई क्यों नहीं अभी तक, ऐसा तो। और सबको टेंशन तो होती है ना यार। तो फिर एक दिन क्या हुआ, मतलब मैं बहुत परेशान हो चुकी थी गाइज, इतनी परेशान हो चुकी थी कि मैं बता नहीं सकती कि इस बंदे का मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिर क्या चाह रहा है। बस ये बार बार हमेशा ही बोलता कि मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ। तो मैंने ना, सच बोलूं कि इंसान जब परेशान हो जाता है तो सिर्फ भगवान को याद करता है, और मैंने भी यही सब किया। मतलब मैं भगवान के आगे मतलब रोती रहती थी बैठी बैठी कि भगवान प्लीज़ कुछ तो करो यार, आर या पार करो। अब मैं बहुत थक चुकी हूँ कि क्या है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये बंदा क्यों नहीं आता है। सिर्फ 2 बार आया है, अभी तक नहीं आया। तो एक दिन क्या, मतलब मैंने फास्टिंग बोल दी भगवान के लिए। तो मैंने 7 गुरुवार बोले, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। तो 7वां जब गुरुवार था उस दिन मेरा व्रत था और लास्ट दिन था वो व्रत का मेरा। उसी दिन सेम डे, मतलब एक दिन पहले की बात है उसके, मैंने इसको कॉल किया तो बोला मैं शादी में हूँ, एक जगह बाहर आया हूँ और शादी करने के बाद मैं विदिशा आऊँगा, मतलब वहाँ की शादी अटेंड करने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा विदिशा, और फिर कुछ विचार करते हैं, ऐसा बोला। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उस दिन रात में मैंने इसको कॉल किया तो ये शादी में था, तो इसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी थी, तो मेरी इससे ढंग से बात नहीं हो पाई। फिर रात में मैंने और रात को मैंने फ़ोन लगाया तो इसके फ़ोन से किसी एक बंदे ने फ़ोन उठाया। तो मुझे लगा कि क्या पता किसने फ़ोन उठाया है। तो मैंने बोला कि मुझे, मतलब उसका नाम ब्रजेश था, तो मैंने बोला मुझे ब्रजेश से बात करनी है। तो वो बोला आप कौन बोल रही हो। तो मैंने बोला कि मैं उसकी वाइफ बोल रही हूँ, मंजू सोनी, विदिशा से। तो वो बोलता है कि आप उसकी वाइफ बोल रही हो, मंजू सोनी। तो मैंने कहा हाँ। तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हो। कह रहा मैं उसका दोस्त बोल रहा हूँ, दानिश शर्मा, और कह रहा है उसने काफ़ी ड्रिंक कर रखी है और वो अभी होश में नहीं है। तो मैंने कि आप उनसे मेरी बात तो कराई। कह रहे मैडम वो होश में नहीं है लेकिन मुझे आपसे ज़रूर बात करना है। कह रहा कि उसकी वाइफ तो ऑलरेडी है, उसका नाम है माधवी कुमार, तो माधवी कुमार नहीं, माधवी पटेल, सॉरी। तो मैंने कि माधवी पटेल, मैंने कि यार आपको शायद कुछ गलत फहमी हो रही है, मैंने कि शायद रॉन्ग नंबर तो नहीं लग गया। कह रहा नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, ये सही है और इसी ब्रजेश पटेल का नंबर ही है। और कह रहा आपको कुछ ना कुछ गलत फहमी हुई हो, मैं आपको सारी बात बताना चाह रहा हूँ। कह रहा लेकिन इसके नंबर से नहीं, कह रहा मैं आपको दोबारा कॉल बैक करता हूँ अपने नंबर से। तो यार मैं भी शॉक्ड हो गई थी और एकदम से मुझे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा दिमाग चकरा गया था। तो मैंने कहा ठीक है मैं आपसे सुबह बात करती हूँ, और क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और मुझे लग रहा था कोई अनजान आदमी हो, उससे मैं क्या रात में बात करूँ। जब मैं सुबह हुई, उस दिन गुरुवार का दिन था और मेरा लास्ट था गुरुवार, 7वां गुरुवार था। तो मैंने उसको सुबह सुबह कॉल किया, उसने जो नंबर दिया था।
फिर उसने जो सब बातें मुझे बताई हैं उस बंदे के बारे में, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और मैं रोते रोते एक जगह बैठ गई। और मुझे ऐसा लगा कि दोबारा मेरे साथ जीवन में कितनी बड़ी घटना घट गई है, और ये घटना ना मैं अपने पेरेंट्स को बता सकती हूँ ना किसी को, कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मम्मी पापा एज्ड हैं, उन्हें फिर से कितना बड़ा धक्का लगेगा, और कुछ हो गया तो फिर क्या होगा। तो उसने जो मुझे बताया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उसने बोला कि शायद वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, मुझे लग रहा है ऐसा, लेकिन फिर भी मैं ये वाली घटना आपको बताती हूँ, फिर आगे की घटना मैं आपको दूसरे पार्ट में बताऊँगी। तो उसने बोला कि मैडम इसकी वाइफ है ऑलरेडी, उसका नाम माधवी पटेल है, और कोई सा एक स्कूल बताया था, मैं उसका नाम अभी भूले, कहले वहाँ वो एक टीचर है, प्राइवेट टीचर है, छोटे बच्चों को पढ़ाती है। और ये खुद जो है कोई रॉका बंदा नहीं है, ये मैकेनिक है, यहाँ पर महिंद्रा कंपनी कोई बताए, वहाँ पर गाड़ियों का काम करता है, मतलब वहाँ पर भी एज ए डीलर छोटा मोटा जो है मैकेनिक टाइप का वो है वहाँ पर। और कहले मुश्किल से उसकी 20-25 हज़ार की जॉब है, और ना कोई रॉका बंदा है, कुछ भी नहीं है। और घर में उसका एक भाई है, उसकी एक बूढ़ी माँ है, और 2 बच्चे हैं उसके ऑलरेडी। और मतलब यही सब उसने बताया, तो मैं शॉक्ड। कहले आप कैसे उसकी, कहले आपसे पहले भी वो बहुत सी लेडीज़ को ऐसे ही मैट्रिमोनियल साइट पे पागल बना चुका है। ये सुन के मैं शॉक्ड, मतलब कि यार और कहले ये दोनों पति पत्नी मिलके ही ये काम करते हैं। कहले मैट्रिमोनियल साइट पे मजबूर औरतों को सर्च करते हैं और उनके साथ ही गेम खेलते बंटी बबली जैसा। फिर उस आदमी ने अपनी वाइफ से भी बात कराई जिससे मैं बात कर रही थी, तो उसने भी यही बोला कि मैं दीदी आपको है ना ज़रूर मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में आप फंस गई हो, और कहले ये मतलब बहुत ही बेकार लोग हैं, और मतलब ऐसा बोले वो लोग। तो मतलब मैं फिर चुप, मतलब मैं करूं तो करूं क्या। तो ये फिर इससे मेरी बात हुई, मैंने इसको कॉल किया, तो ये मेरे को सब चीज़ डिक्लाइन करने लगा कि अरे वो पागल है, वो झूठ बना रहा है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा वो कोई ऐसा नहीं, वो मेरा दुश्मन है, ऐसा सब कुछ बोल बोल के उसने मेरा माइंड फिर वॉश किया। कहले अरे मैं तो तुम्हें ज़िंदगी भर रखूँगा, तुम क्यों इतना परेशान हो रही हो, ऐसा वैसा। और कहले हाँ ये बात सच है, उसने एक्सेप्ट करी कि मेरी वाइफ है लेकिन मेरी उससे पटती नहीं हो। कहले मैंने डर के मारे तुम्हें नहीं बताया था, ऐसा उसने मुझसे बोला। तो मैं पागल फिर उसकी बातों में आ गई। तो मैंने कि ठीक है, मैं उससे डाइवोर्स लूँगा, और कहने लगा कि अपनी तो शादी हो ही चुकी हो, कहने लगा फिर अपन साथ में रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक औरत जो है ना, और एक बेवकूफ़ औरत लाइक मी है ना, मैं अपने आप को बेवकूफ़ ही बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें करी जो बेवकूफ़ों वाली होती हैं, और वो ये वाली घटना महा बेवकूफ़ वाली थी। तो मैं उसकी बातों में आ गई, और मैंने कही ठीक है, क्योंकि मुझे भी ऐसा लग रहा था कि दूसरी बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, और मैं कैसे दुनिया को बताऊंगी, कैसे मम्मी पापा को फेस करूंगी, कैसे मैं दुनिया को फेस करूंगी। तो मैंने ये सब चीज़ें एक्सेप्ट कर ली, और उससे बोला मैंने कि ठीक है तुम उससे डाइवोर्स ले लो, और मतलब फिर देखते हैं, और मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, मैं विदिशा में ही रहूँगी, मैंने ऐसा बोला। तो ये सब बातें होती रहीं फिर कंटिन्यू। तो कहला हाँ ठीक है, मैं विदिशा में ही देखूँगा और आके फिर से मकान देखूँगा। फिर वो करवा चौथ वाले टाइम पे आया, 19 तारीख थी शायद, हाँ 19 अक्टूबर 17 अक्टूबर 2019 की बात है। करवा चौथ के टाइम आया और मेरे से बोलता है कि मतलब अपन लोग मकान देखेंगे और तुझे मैं अच्छे से रखूँगा, तू बात, और मैं उससे तलाक ले लूँगा माधवी से, ऐसा बोला। तो मैं ठीक है, मैं बातों में आ गई उसकी, और मैं भी पागल, मैं थोड़ी खुश हो गई कि चलो ये आदमी उससे तलाक लेके मुझे अच्छे से रखेगा। और मैंने तैयार हो रही थी क्योंकि करवा चौथ का दिन था, तो मैंने अपना जेवर का डब्बा निकाला और ऐसे उसके ही सामने रख के मैं जेवर पहनने लगी। तो वो उसकी निगाहों में आ गया होगा, जेवर जैसा भी रहा हो मुझे नहीं पता। और मैं पागल हो, जिस कमरे में सो रहा था वहीं मेरा जेवर का डब्बा रखा हुआ था अलमारी में, और मैं आके दूसरे कमरे में सो गई पूजा वूजा सब करने के बाद। और उसने रात में कब मेरे जेवर पूरे पार कर लिए और वो सुबह जेवर लेके भाग गया। अच्छा क्या हुआ कि मुझे पता भी नहीं चला कि ये मेरा जेवर लेके भागा है। मैंने
वो चीज़ मतलब कब देखी, 4 से 8 दिन बाद जब दिवाली आने को हुई तो मैंने सोचा मैं वो जेवर पहनूं। तो मैंने जब जेवर का डब्बा निकाला तो वहाँ पर नहीं था, मेरी सारी चीज़ें गायब हो चुकी थी वहाँ से। तो मैंने इसको कॉल किया कि मेरा जेवर का डब्बा नहीं मिल रहा। तो ये बोलता है कि मैं क्यों तुम्हारे जेवर चुराऊँगा, ऐसा बोला। तो मैंने कि नहीं, तुमने कुछ, क्योंकि उस टाइम तक मुझे इसकी असलियत पता तो चल ही चुकी थी कि मतलब ये मतलब कुछ भी नहीं है इसके पास, ऐसा वैसा। लेकिन ये नहीं मालूम था मुझे कि मेरे से पहले भी इसने इतनी लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हाँ, उसके दोस्त ने मुझे बताया ज़रूर था, लेकिन इतना मुझे बिलीव नहीं हुआ था। अच्छा, ये सब जब हुआ, इसने मेरा गोल्ड चुराया, ये भाग गया। जब मैंने इससे बोला, इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तब मैंने सोचा कि नहीं यार, मैं अब इस आदमी से कभी भी नहीं मिलूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी घटना हो चुकी। एक तो ये शादीशुदा भी निकला, ऊपर से मेरा गोल्ड भी ले गया। मैं इतना बड़ा मतलब जो चीज़ घटना हुई, मैं चुपचाप सह गई, मैं घर वालों से नहीं बोली, मैं रोती रहती, मतलब इतना डिप्रेशन में चली गई थी कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ये आदमी से मैंने बोला कि अब तुम मेरी लाइफ में से ना कोई मतलब रखोगे, ना यहाँ आओगे विदिशा, और मैं ना तुम्हारी वाइफ हूँ, क्योंकि ये शादी कोई लीगल नहीं है। आपने मेरे से शादी करी, लेकिन आप पहले से शादीशुदा हो, तो ये कोई लीगल शादी नहीं है। और ये आदमी इनसे मैंने कह दिया अब मुझे कोई परेशान मत करो, आपका नंबर भी मैं ब्लॉक कर रही हूँ सब। तो इस आदमी ने मेरे साथ क्या चाल खेली आप लोगों को बताऊँ। इसने मुझे सोशल मीडिया पे जा के परेशान करना शुरू कर दिया। जैसे मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट बना दिया, और मतलब यूट्यूब पे, और चलो तो फेसबुक पे ये गंदी गंदी आईडी बनाता मेरे नाम से, और लोगों को बोलता मेरे बारे में गंदा गंदा बोलता। इवन इसने पॉर्न साइट पे मेरी नंबर डाल दिया। मतलब मेरे पास इतने गंदे गंदे लोगों के कॉल्स आने लगे, मैं इतना डिप्रेशन में जाने लगी। और मैं इस आदमी को बोलती, और ये मुझे कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था, मजबूर कर रहा था अपने साथ रहने के लिए। और मैं से ही बोलती थी कि मैं नहीं रहूँगी तुम्हारे साथ, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम इतने बड़े चोर निकले, तुम झूठे निकले, तुम बदमाश निकले, और अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ। लेकिन इसने मुझे मजबूर किया अपने साथ रहने के लिए, और वो भी इस तरीके से ब्लैकमेलिंग कर करके। और ये ब्लैकमेलिंग मैं बता नहीं पा रही थी अपने घर वालों के लिए कि आदमी मुझे इतनी बुरी तरीके से ब्लैकमेल कर रहा है। तो फिर मैंने क्या हुआ कि इतना सब कुछ सहने के बाद, अच्छा मैं क्लासेस लेती थी, मतलब मेरे यहाँ स्टूडेंट्स आते थे। तो यहाँ विदिशा में जो कलेक्टर थे पंकज जैन सर, मैं आज भी उनका बहुत बड़ा मेरे ऊपर एहसान है, और मैं उन बंदे को हमेशा भगवान की तरह आज पूछती हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत बड़ी हेल्प की। एक्चुअली क्या था, उनकी बेटी मेरे से सीखने आती थी, और मैंने सुना था कि बहुत अच्छे कलेक्टर हैं विदिशा के, और लोगों की सुनते हैं। तो ये जो बंदा मुझे कंटिन्यू परेशान कर रहा था, तो कहीं ना कहीं मेरे मन में आया कि यार, क्योंकि मैं पुलिस कंप्लेंट भी नहीं कर पा रही थी, कुछ भी नहीं बोल पा रही थी, क्योंकि भाई से भी क्या बोलूँ कि इतना बड़ा सब कुछ हो गया हमारी लाइफ में। तो मैंने उठा के एक दिन कॉल पंकज जैन सर को लगाया। तो सर को मैंने सारी कहानी बताई कि सर मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, और ये बंदा इस कदर मुझे परेशान कर रहा, मैं क्या करूं। और मैं नहीं चाहती कि दुनिया को पता चले कि मेरे साथ क्या होके हुआ है, बस मैं सब हाइड होके बस बंदे को सज़ा दिलवाना चाहती हूं। तो बोले कि मैडम आप वो मतलब परेशान मत हो, आप आओ। और कहने लगे कि मैं एसपी सर को बुलाता हूँ, तुरंत ही आपकी एफआईआर कराता हूँ। अच्छा, इतना कुछ बात हो गई तो मैंने हिम्मत करके, अच्छा मम्मी से तो मैंने ये सब शेयर कर दिया था अपनी बातें। तो मम्मी को कहने लगी कि भाई को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं पापा को टॉर्चर करते थे कि मंजू जा क्यों नहीं रही है ये। तो मम्मी ने फिर पापा को बताई सारी बातें, सब पूरे घर वालों को पता चल गई। फिर भाई को भी मैं हिम्मत करके सब कुछ बताया, तो भाई मेरे साथ गया वहाँ पर। फिर एफआईआर हुई इनकी, सब कुछ हुआ। और इस बंदे को आप बिलीव नहीं करोगे, इसको कहाँ से पकड़ के लाई है पुलिस, गांधीधाम गुजरात, वहाँ ये बंदा मिला। और मतलब ये बोलना चाहिए, जो बातें और खुली तब पता चला कि ये मेरे से पहले कोई झारखंड की महिला थी, उससे भी इसने 10 लाख रुपए चुराए थे।
उसके भाई का भी फ़ोन आया फिर मेरे पास और बोले कि मैडम आप बुरी तरीके से फंस गए थे, लेकिन आप चाहते तो आप खुद भी उससे सुलझ सकते थे। क्योंकि कहने लगा मैंने तो अपने पैसे उससे वापस ले, और जिस टाइम इसने मेरा गोल्ड चुराया था उस टाइम ही उसने मतलब गोल्ड चुरा के जो लेके गया उसने वो बेच के उस बंदे के पैसे दिए थे जिससे इसने पहले मतलब मेरे से पहले जिसको बेवकूफ़ बनाया था। तो ये सब क्लियर हो गया और फिर उसको मतलब अभी 1.5 साल से वो जेल में ही है और जेल में रह के, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले उस बंदे की ज़मानत हो गई है। लेकिन ज़मानत होने के बाद भी वो बंदा मुझे अब परेशान करने लगा है और केस अभी कंटिन्यू चल रहा है। लेकिन आज यदि मैं बस इतना बोलूँगी कि ये बंदा यदि ये मेरा वीडियो देख रहा है, क्योंकि वो मुझ पे वॉच रख रहा है, मुझे बहुत अच्छे से मालूम है, मुझे कहीं किसी भी बहाने से। अभी उसने थोड़े दिन पहले क्या किया, एक बंदे को मेरा नंबर दिया, उस बंदे का मेरे पास कॉल आया और बोलता है कि आप गुजरात के थे कोई, ऐसा मैं बोला कि ब्रजेश पटेल उनका नाम है और आपके बारे में बहुत गंदा गंदा बोल रहे थे। तो मैंने कि ठीक है, मतलब वो मेरे बारे में अब बहुत ज़्यादा वो कर रहा है और मैं अब उठा के फिर से पुलिस को ये सब फिर से उसके साथ FIR करूँगी कि ये बंदा मतलब मेरे को कंटिन्यू परेशान कर रहा है। तो मैं बस आप ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक मतलब था, आप लोगों से एक उद्देश्य था कि कभी भी कोई भी कितनी भी आप मजबूर हो, आपकी लाइफ में कितना ही कुछ हुआ हो, लेकिन कभी भी दूसरी शादी के चक्कर में नहीं पड़ना, कभी मैट्रिमोनियल साइट के चक्कर में नहीं पड़ना। क्योंकि मैट्रिमोनियल साइट जो होती है, मैंने फिर बोला कि 99% लोग इसमें अपना यूज करने बैठे होते हैं, अपन से पैसे खींचते हैं, अपन को बुद्धू बनाते हैं, मतलब इस तरीके के लोग होते हैं। और ये मतलब लड़के लड़कियां दोनों ही वहाँ पे ऐसा धंधा कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि इसकी बहन भी यही इसकी वाइफ भी वही करती थी, जो बहन बन के मेरे साथ बात करती थी। तो मैं सिर्फ इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जैसा मेरी लाइफ में हुआ, मैं नहीं चाहती कि किसी की भी लाइफ में ऐसा हो। तो प्लीज़ आप लोग बहुत संभल के, और ख़ास तौर से उन लेडीज़ से जो परेशान है अपनी ज़िंदगी में, वो इस सब चीज़ से दूर रहें। क्योंकि कोई भी दूसरा आदमी अपने बच्चों को नहीं अपनाता है, इस गलत फहमी में ना रहें। जो सीख मैंने इतना सब कुछ होने के बाद ली है अपनी लाइफ में, वो आप लोग पहले ही ले लें और पहले ही समझ जाएं। क्योंकि जब इंसान टूटता है ना, तो बहुत बुरी तरीके से टूटता चला जाता है। और यदि उसके पास कुछ भी सहारा ना हो, यदि उसके पेरेंट्स का भी ना सहारा हो, तो वो सिर्फ सुसाइड करने की सोचता है, जैसा मैंने भी पहले सोचा था। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे सहारा दिया और आज फिर से मुझे खड़ा किया कि मैं ये बातें अब बोल पाती हूँ लोगों से कि मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं दूसरी शादी करने जा रही थी, सिर्फ अपना घर बसाने जा रही थी। मुझे, क्योंकि हर औरत यही सोचती है कि उसका घर बस जाए, वो एक परिवार उसको मिल जाए, एक फैमिली उसको मिल जाए, उसके बच्चों को बाप मिल जाए। लेकिन जब कोई सगा बाप नहीं हो पाया, तो दूसरे बाप को ढूंढने का कोई मतलब नहीं है। अपने बच्चों को खुद से पालो, खुद की मेहनत से पालो, लेकिन किसी भी आदमी की बातों में मत आना कभी भी। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी आप लोगों से। और ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ यही उद्देश्य था कि कभी मैट्रिमोनियल साइट पर, कभी ऐसे अनजान व्यक्ति के मतलब बातों में नहीं पड़ना, बहुत खोजबीन करना, बहुत सोच समझना, तब जाके आगे कोई कदम उठाना। अदरवाइज़ तो हम कहें कि कभी दूसरी शादी ही नहीं करना। तो गाइज़, आज के लिए इतना ही। मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों से मिलूँगी। और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लोगों से शेयर भी करिएगा। ओके, बाय, ऑल ऑफ़ यू।